ओके, तो हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन टू वेज, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल को हम लोग एक्सट्रिंसिक भी बोल देते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड द इनर सरफेस ऑफ द लिपिड लेयर। जो लिपिड लेयर का आउटर सरफेस है उस पे प्रेजेंट हो गया, और जो लिपिड लेयर का अंदर का सरफेस है उस पे प्रेजेंट हो गया। While the integral proteins or concentric protein are embedded inside the lipid bilayer partially or whole, और जो लिपिड की जो अंदर की बाकी की लेयर बच गई उस पे क्या हुआ? ये लगा हुआ होता है। कौन सा प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इज दैट क्लियर नाउ? ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. हार्दिक? Yes, sir. चलो जी, अब ये देख सकते हो ये मॉडल। देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये फॉस्फोलिपिड की आपकी बाइलेयर हो गई, ठीक है। ये पेरिफेरल प्रोटीन, देखो पेरिफेरल प्रोटीन के जो चारों तरफ लगे हुए हैं, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो अंदर लगा हुआ है। क्लियर? अब ये जो चेन ऑफ ग्लाइकोलिपिड है, ये लिपिड के अलग अलग लिपिड इसके अंदर आते हैं। इसमें आपको भी इतना घुसने की जरूरत है नहीं कि इतना पढ़ने की इसके अंदर। अब ये बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गया सबको? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्लियर? बोलो तो सही। Yes, sir. चलो फिर आगे। अब आ जाओ फंक्शन। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन चला गया? इट्स फंक्शन एज ए मैकेनिकल बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर और बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसमें एज ए मैकेनिकल बैरियर काम करता है ये। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो भी सेल के अंदर कोई चीज आएगी या उसके बाहर जाएगी, उसके मूवमेंट को रेगुलेट करेगा। ठीक है। एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन हेल्प सेल टू एनगल्फ फूड। एनगल्फ का मतलब अंदर लेना, खाना अंदर उसको कंज्यूम करना। एनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में अगर कोई भी आउटसाइड में कोई फूड मटेरियल आता है सेल के पास, तो सेल कुछ स्ट्रक्चर्स बना के उस फूड को अपने अंदर ले लेता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में ले आता है उसको। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। और ये तभी हो पाएगा कि जब मेरी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो। सर मीन्स ये अमीबा में हो सकता है ना? क्या? अमीबा में अमीबा के होता है अंदर ना जैसे होता है, सर? अमीबा के अंदर ये सबसे ज्यादा, अमीबा के बेचारे के पास होता ही एक सिंगल सेल है, उसके पास खाना खाने का यही एक तरीका है, एंडोसाइटोसिस करना। अगर वो एंडोसाइटोसिस नहीं करेगा तो वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? कोई डाउट है इसमें? हाँ जी। अब ऐसे ही हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आती हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। इनको चलो पढ़ लो, कोई नहीं, पढ़ा देता हूँ आपको ये भी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। डेफिनेशन है, कुछ ज्यादा वही बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले देखो सिलेक्टिव परमिएबल। Selective permeable that allow the passage of solvent and some selected solute। कुछ ही selected solute और solvent को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने देगी। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका एग्जाम्पल है। किसका? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। क्लियर हो ये बात? सिलेक्टिव Yes, का sir. मतलब दैट अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, देख लो इधर, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सॉल्यूट। बहुत ही सिलेक्टिव सॉल्यूट को जाने देती है, उसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है द मेम्ब्रेन दैट इज परमिएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे रही है, सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, उसे बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में अंतर समझ में आ गया?
क्लियर? अब होता है परमिएबल। परमिएबल का मतलब है दैट अलाउ ऑल काइंड ऑफ मटेरियल बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। कोई भी चले जाओ जी, भंडारा लगा हुआ है, जिसका मन कर रहा है खा पी के आ जाओ, वो मेम्ब्रेन जिसमें से सब चीजें पास हो जाएं उसे बोलते हैं परमिएबल। दैट परमिएबल का इटसेल्फ मींस दैट कैन परमिट ईच एंड एवरीथिंग टू मूव इन एंड आउट थ्रू इट। और एक आती है इम्परमिएबल, इसका बिल्कुल उल्टा, दैट डज नॉट अलाउ सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। किसी चीज से को अलाउड नहीं करता पास होने का। जैसे कि हमारे पास पॉलिथीन होती है, पॉलिथीन क्या है, उसमें से पानी निकलता, कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती, उसके अंदर नहीं आ सकती। अगर हम किसी के ऊपर पॉलिथीन बांध देते हैं तो पॉलिथीन इज लाइक ए इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन समझ में आ गई बात? 4 टाइप की मेम्ब्रेन होती है मेरे पास, ये टाइप की। तेजस्विनी, डाउट बेटा कोई? No, sir. सर एक यूनिसेलुलर सेल की कितनी लाइफ टाइम होती है, मीन्स वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है? बेटा उसका तो कोई फिक्स नहीं होता इनका, दे कैन लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, डिपेंड करता है उसके और एनवायरनमेंट के। ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसीज होते हैं वो कितने टाइम तक रह सकते हैं? वो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें से टाइम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कितने टाइम पे रहते हैं वो अभी हम आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा उसमें, ठीक है? ओके सर। ओके जी, तो आपको ये चीज पता लग गई, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया हुआ है ये बात, ठीक? चलो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर एक आता है प्लाज्मोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है चीज, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट आप सुनो। Plasmolysis is the phenomena of the loss of water from a plant cell by osmosis when kept in hypertonic solution so that cytoplasm shrink away from the cell wall. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? वो फिनोमेना जिसमें पानी लॉस कर देती है कोई भी प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस एंड वो सेल श्रिंक हो जाती है, ठीक है? क्लियर? उसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इफ अ प्लांट सेल इज केप्ट इन ए solution more concentrated than the cell sap, जो उसका सेल के अंदर का मटेरियल है उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड में आप रख देते हो, that in hypertonic solution the water out of the moves out to the outside solution। अंदर से पानी, उस सेल में से पानी निकल के सारा बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है? उस सेल के अंदर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगी एंड दिस लॉस ऑफ वाटर कॉजेज द वैक्यूल्स टू श्रिंक। वैक्यूल क्या होता है? एक खाली जगह होती है, स्पेस होता है किसी भी सेल के अंदर, वो हम अभी पढ़ेंगे। उसकी वजह से जब पानी बाहर जाने लगा तो वैक्यूल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द सेल कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और जो चीजें होती है वो बाकी सारी सारी सब चीजें श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गई आपको सारी बातें? कोई डाउट Yes, इसके sir. अंदर? ठीक है, नो सर। क्लियर हो गई ये बात? चलो जी, अब आ जाओ दोबारा से एनसीईआरटी के ऊपर। चलो अब आता है हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मैंने बताया ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसके जो स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती गई बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के चीजों माइक्रोस्कोप की क्वालिटी बढ़ते में। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ऑल्सो enables cell to engulf in food and other material from the external environment, ये हमने पढ़ा। such process is known as endocytosis। ये इंपॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस। डिफाइन एंडोसाइटोसिस लिख लीजिए क्वेश्चन बेशक। डिफाइन एंडोसाइटोसिस। नाउ अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। जो अमीबा होता है दैट एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। ये बात क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? बताओ जल्दी से बोलो। नो सर। ठीक है जी, होमवर्क में ये वाले 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन लिखो एक फटाफट।
2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ मतलब मैं। देखिए पहला क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, define the following terms with example. A, isotonic solution. B, hypertonic solution. C, hypotonic solution. थर्ड लिखो, सी हो गया। डी लिखिए, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। 4 हो गए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन for cell, what is the importance of diffusion for cell? Next question लिखिए, define osmosis and diffusion, define osmosis and diffusion and differentiate them giving example, and differentiate them giving example. कितने क्वेश्चन हो गए? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, write 4 points, roles of, write 4 point roles of plasma membrane, write 4 point roles of plasma membrane or functions of plasma membrane, write 4 functions of plasma membrane, write 4 functions of plasma membrane. क्लियर है ये वाली बात? बस यही क्वेश्चन लिखो। कितने क्वेश्चन हो गए भाई तेजस्विनी? 4 क्वेश्चन। जल्दी से ये 4, हाँ जी 4 हुए सर जो आपने बताए, और ठीक है, एनसीईआरटी का जो 2 दिया 2 क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए। अब अभी बज रहे हैं 5, कितने बजे तक दे दोगे मेरे को आंसर लिख के? 5। अभी करना है, बाद में करने का मूड है? बताइए। सर अभी करवा दो मुझे। अभी बताओ कितने बजे तक दोगे मेरे को? 6 बजे तक दे दोगे आंसर सारे के सबके? यस सर। ठीक है, तो Yes, मैं sir. वेट कर रहा हूँ। अप टू 6 o'clock प्लीज सेंड मी, देन आई विल चेक एंड रिप्लाई। ओके, Okay. ठीक है तेजस्विनी, डन? यस सर, ओके सर। ओके बेटा, और एक काम करना, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, इसकी फोटो एक बार ग्रुप पे डाल देना, सो दैट इसको भी पता लग जाए, विदुषी को भी और हार्दिक को भी। ठीक है, जिसमें भी अच्छी राइटिंग में, आई थिंक तेजस्वी ने साफ राइटिंग में लिखा हुआ होगा। ओके सर। ठीक है तेजस्विनी, डाल दो बच्चे फटाफट Yes, एक sir. बार। ओके जी, फिर चलो कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। कुछ पूछना है बेटा तेजस्विनी? No, sir. No, अच्छा sir. अच्छा, सुन 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 एक बात Yes, सुन। sir. मुझे ये बता, बुक का नाम मेरे को भेज दियो एक बार, अपनी जो तेरे पास बुक है उसका ऊपर का फोटो Okay, भेज sir. दियो एक बार, ठीक है? मैं, मेरे पे अगर वो ऑनलाइन हुई तो मैं ऑनलाइन निकाल दूंगा वो वाली बुक। ठीक है, ये समझ में आया? कोई डाउट आया Okay, इसमें sir. तो ये बता मेरे को फटाफट। No, sir. अभी तो नहीं आया।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में ना ये वाला भी भेज देता हूँ नोट्स, जो मैंने दूसरे वाले दिखा रहा था ना मैं नोट्स, वो भेजता हूँ। बट उस Yes, नोट्स sir. पे ना सारी चीजें पढ़ने की नहीं है, Okay, sir. क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें ना एडवांस दी हुई है, वो अभी पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ठीक, वो कुछ कुछ चीजें पढ़ने की, कुछ कुछ चीजें पढ़ने की नहीं है उसमें, अभी पढ़ने की Yes, sir. जरूरत नहीं है उनको, मतलब। तो मैं वो भेज सारा दूंगा, पर मैं जिस जिस चीज को कहता हूँ उसमें पढ़ने के लिए, वो ही आप पढ़ना, बाकी की उसमें मत पढ़ना आप। ठीक है, Okay, sir. चलो ओके बच्चा, टेक केयर, बाय बाय। पर सर एक्स्ट्रा पढ़ने से जो 9th का बेस है और 10th का बेस है वो अच्छा बेटा बन जाता है, बिल्कुल वो इसलिए बात मैं थोड़ा आपकी सा। मानता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने से बेस अच्छा बन जाएगा, पर कई बार क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इतना ज्यादा होता है कि वो हमें ना ऐसा लगता है कि यार ठीक है, समझ में कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ नहीं आती है, और जब समझ में कई बार चीजें नहीं आती ना, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार ये समझ में तो आ नहीं रहा, क्यों दिमाग खराब करूँ मैं अपना। तो इसलिए Yes. एक 9th क्लास के बच्चे को जितना पढ़ना है, वो मैं उस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ, नो डाउट एनसीईआरटी से ज्यादा ही करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं समझा दूंगा, अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आया, फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या चीज हो गई, ये गलत हो गया मेरे साथ, तो इसलिए मैं आई डोंट वांट यू टू डिमोटिवेट, आपको मैं डिमोटिवेट करना नहीं चाहता हूँ। ठीक, समझे? Yes, sir. समझा दूंगा, अगर आपको बोल लगता है Yes, कि हाँ sir. सर मुझे ये पढ़ना है, मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। ठीक है ना, जैसे Okay, आज भी sir. हमने ये प्लाज्मा वाला ये हमने ना करा, बट इसके बाद की जो चीजें हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, और अभी आने वाली, वो 12th में आएंगी, अगर आएंगी तो चीजें। आई थिंक आपकी सिस्टर नीट में है ना, उससे पूछना कि नीट नीट की तैयारी के लिए आएंगी ये चीजें। Yes, sir. वो तो yes, sir. चलो फिर, ठीक है बेटा, Okay, sir. Have a ओके nice बच्चा, day, टेक sir. केयर, ओके बाय बाय, सेम टू यू बच्चा, बाय बाय।